सो गाइस मैं पहले बता देता हूँ मतलब आज 26 तारीख है एंड आज वीडियो आने वाला था लेकिन शायद नहीं आ पाएगा। वाईफाई नहीं चल रहा है मेरा, ठीक है। वाईफाई का सर्वर डाउन है मेरे साइड, ठीक है। तो वाईफाई नहीं चल रहा है, मैं वीडियो बना के तो रख दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अपलोड शायद कल तक हो जाएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। कल तक वाईफाई अगर आया तो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और मतलब वाईफाई का इशू है, ठीक है। अगर आज ही आ गया तो आज ही अपलोड हो जाएगा, सारा एडिटिंग कंप्लीट है, ठीक है। तो आएगा तो जब वाईफाई आएगा तभी अपलोड होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर ये वीडियो सुबह आ रहा है, अगले दिन सुबह आ रहा है, तो अपना वीर वाला स्टोरी शाम को आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर रात में ही आ गया तो समझ लो अगले दिन अपना नॉर्मल आएगा शाम को, ठीक है, जैसे टाइम में आता है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, हमारे वीडियो में खून खराबा है, रोमांटिक सीन, एडिटिंग प्लस मोमेंट है। तो अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो देखना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके देखना। चलो, और अब वीडियो एंजॉय करो। आदर्श अग्रवाल, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। तुम्हें अच्छे से पता है कि एक 20 टेमर को मारना क्या होता है। अगर तुमने किसी भी 20 टेमर को यहाँ पर चोट पहुँचाने की कोशिश की तो तुम सोच नहीं सकते हो कि तुम्हारा साथ क्या अंजाम होगा। लोग भूल जाएंगे कि तुम बहुत बड़े डॉन हो और बाकी तुम समझदार हो। प्रिंसिपल रंजित आदर्श अग्रवाल को देखते हुए कहते हैं, अच्छा, अगर मैं किसी 20 टेमर को मारूँ तो ना, लेकिन ये लड़का जिसने मेरे बेटे का वो हाल किया, ये इस वक्त 20 टेमर नहीं है। ये बस एक जूनियर स्टूडेंट है जो कि अभी 20 टेमर नहीं बना है। और अगर इसे 20 टेमर बनना है तो इसे 20 साल से ऊपर का होना होगा, और तो और इसे प्रमोट होकर सीनियर्स की क्लास तक पहुंचना होगा। तो क्या हो गया अगर इसने इसी उम्र में न्यूरोकोर को जनरेट कर लिया है, लेकिन इसने आज तक किसी भी बीस्ट या फिर किसी भी एनिमल को टेम नहीं किया है। उस हिसाब से तो ये धरती पे बोझ है और कुछ नहीं। आदर्श अग्रवाल प्रिंसिपल रंजित और फिर शौर्य को देखते हुए कहता है, इतने ही में वो छोटा सा पक्षी जिसके चोंच बहुत ज़्यादा डरावने लग रहे थे और किसी खंजर जैसे लग रहे थे, वो शौर्य की तरफ बढ़ने लगता है। शौर्य भी उस अजीब से पक्षी को अपनी तरफ आते हुए देखता है। सुनो, रुक जाओ, शौर्य मनी मन उस पक्षी से कहता है, लेकिन इतने में वो पक्षी हैरान होकर शौर्य को देखने लगता है जैसे वो उसकी बातें सुन रहा हो। उसके बाद वो पक्षी कुछ आवाज़ें निकालता है। क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो? वो पक्षी शौर्य को देखते हुए कहता है। शौर्य भी बिना मुंह खोले चुपचाप मन से ही उससे बात करता है। हाँ, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। अगर तुम मुझे मार दोगे तो। इससे पहले कि शौर्य और भी कुछ आगे कह पाता, अच्छा ही है, पहली बार कोई मुझसे बात करते करते मरेगा। इतना कहकर वो पक्षी तेजी से शौर्य की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो उस पर जानलेवा अटैक कर सके। इससे पहले कि वो छोटा सा पक्षी शौर्य के पास पहुंच पाता, इतने में ही शौर्य के पीछे से एक ग्रीन लाइट फ्लैश होती है और वो ग्रीन लाइट आगे जाकर सीधे उस बर्ड से जाकर लिपट जाती है। शौर्य कुछ देर बाद देखता है कि वो लाइट और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा स्नेक था जिसके बॉडी पे बहुत खतरनाक तरीके के कांटे लगे हुए थे। उस स्नेक को देखने के बाद वहाँ हर कोई जो खड़ा था वो शॉक्ड हो जाता है। ये नामुमकिन है, ये तो हाइब्रिड है। लेकिन हाइब्रिड मॉन्स्टर्स को तो सिर्फ डॉक्टर्स टीम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर कौन है? इतना ही नहीं, हाइब्रिड मॉन्स्टर्स को बनाने वाले भी हाई रैंक डॉक्टर होते हैं, जैसे कि 2 स्टार या 3 स्टार। मतलब यहाँ पे कोई डॉक्टर मौजूद है जो कि हाई रैंक का है। आदर्श अग्रवाल उस अजीब से स्नेक को देखते हुए और अपने चारों बल आंख घुमाते हुए कहता है। लेकिन इतने में ही आदर्श अग्रवाल का नज़र सीधे शौर्य के पीछे मौजूद लोगों पे जाता है। इस वक्त तक उस अजीब से स्नेक ने उस बर्ड को अच्छे से जकड़ लिया था, जिसके कारण वो बर्ड अब ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था और उसे बहुत ज़्यादा घुटन भी महसूस हो रही थी, जो कि उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन देख के साफ पता लगाया जा सकता था। तभी आदर्श अग्रवाल शौर्य के पीछे मौजूद 2 डॉक्टर्स को देखता है, डॉक्टर अनिकेत और डॉक्टर अनन्या। आप दोनों यहाँ कैसे? आदर्श अग्रवाल डॉक्टर अनन्या और डॉक्टर अनिकेत को देखते हुए कहता है, कुछ नहीं, वो बस हमारा कोई अपना यहाँ पर है इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। डॉक्टर अनिकेत कैजुअली आदर्श अग्रवाल से कहता है, अगर आपका कोई अपना यहाँ है ही तो उसके पास जाइए ना, आप मेरे काम में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? आदर्श अग्रवाल थोड़ी हल्की सी खींच के साथ डॉक्टर अनिकेत और डॉक्टर अनन्या को देखते हुए कहता है, हम जिस अपने की बात कर रहे हैं वो शौर्य ही है। डॉक्टर अनिकेत के बात को सुनने के बाद वहाँ हर कोई जो खड़ा था वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। डॉक्टर अनिकेत और डॉक्टर अनन्या कह रहे कि शौर्य उनका कोई है, लेकिन शौर्य तो अनाथ है ना। और क्योंकि ये दोनों डॉक्टर हाई रैंक डॉक्टर्स में आते हैं, मतलब 2 स्टार डॉक्टर, और ये दोनों शौर्य की मदद भी कर रहे हैं अपने 20 का इस्तेमाल करके। इसका मतलब
इसका मतलब तो हो सकता है कि शौर्य इनके लिए मायने रखता है। यकीन नहीं होता है ये लड़का जिसे हम लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ाया करते थे वो दो हाई रैंक डॉक्टर्स का दोस्त है। काफ़ी सारे लोग इस वक्त यही बात किए जा रहे थे। इतने में ही डॉक्टर अनन्या आगे आती है। डॉक्टर अनन्या को भी इस वक्त तक पता चल चुका था कि शौर्य ने न्यूरो कोड जनरेट किया है, वो भी 15 साल की उम्र के अंदर अंदर ही। इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी। इसलिए उससे उस वक्त से ही बाहर आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था और फिर उसने ही शौर्य की मदद की थी। डॉक्टर अनन्या आगे आती है और फिर अगली बार मेरे भाई के ऊपर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचना। डॉक्टर अनन्या गुस्से भरी आवाज़ में आदर्श अग्रवाल को देखते हुए कहती है। डॉक्टर अनन्या के बात को सुनने के बाद वहाँ पर जो कोई भी खड़ा था उसके मुंह खुल जाते हैं और वो इस वक्त शौर्य को ही देखे जा रहे थे। शौर्य बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रहा था क्योंकि वो सबसे यही कहते आ रहा था कि वो अनाथ है, लेकिन अब उसकी ये बहन कहाँ से पैदा हो गई ये किसी को भी नहीं पता है। कम ऑन, तुम मजाक कर रही हो ना? मैंने इस लड़के के बैकग्राउंड को अच्छे से चेक किया है। ये पूरी तरीके से अनाथ है और तुम उसकी बहन हो ही नहीं सकती हो। आदर्श अग्रवाल डॉक्टर अनन्या को देखते हुए कहता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें इस बात पे यकीन है या नहीं, लेकिन अगर शौर्य जो मेरा भाई है, मैं हाई रैंक डॉक्टर होते हुए उसके लिए यहाँ आ सकती हूँ तो तुम खुद सोच लो। डॉक्टर अनन्या आदर्श अग्रवाल को देखते हुए कहती है, अच्छा मुझे अब समझ आया कि क्यों इसने न्यूरो कोड जनरेट किया। वैसे मानना पड़ेगा शौर्य, तुम में टैलेंट तो है क्योंकि तुमने मेरे बेटे को हराया है और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी है कि तुमने मेरे बेटे को इस कदर घायल किया कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन अफसोस तुम आज मरने वाले हो और तुम्हारे साथ जो भी यहाँ मौजूद है वो सभी मरने वाले हैं। जूनियर सेक्शंस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और रही बात इन दोनों डॉक्टर्स की, तो अगर ये दोनों डॉक्टर्स जिंदा यहाँ से बाहर जाएंगे ही नहीं तो ये बात बाहर जाएगी ही नहीं कि हाँ उन डॉक्टर्स के साथ क्या हुआ। और वैसे भी जो कोई भी यहाँ जिंदा बचेगा भी उन्हें मैं आसानी से संभाल लूँगा। इतना कहकर आदर्श अग्रवाल पीछे जाने लगता है। तभी आदर्श अग्रवाल के पीछे जितने भी बॉडीगार्ड्स थे वो अपने गन्स को निकाल लेते हैं और उन्हें लोड कर लेते हैं। उसके बाद वो अपने गन्स को सीधे अनन्या, शौर्य और डॉक्टर अनिकेत और प्रिंसिपल रंजीत की तरफ कर देते हैं और कुछ बॉडीगार्ड्स अपने गन को बाकी स्टूडेंट्स की तरफ मोड़ देते हैं जो भी वहाँ मौजूद थे। इस वक्त वहाँ काफ़ी सारे लोग मौजूद थे। सभी लोग ये सारी चीज़ें देख कर शॉक्ड रह जाते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है इस आदर्श अग्रवाल ने अपनी सारी हदें पार कर दी है, प्रिंसिपल रंजीत मनी मन सोचते हुए कहते हैं। दूसरी तरफ आदर्श अग्रवाल अपने बॉडीगार्ड के बीच में चले जाता है और क्योंकि डॉक्टर अनन्या और डॉक्टर अनिकेत और प्रिंसिपल रंजीत कोई प्रोफेशनल बीस्ट टेमर नहीं थे, इसीलिए उनके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट भी नहीं थे जो कि उन गोलियों के दर्द को सह सके। डॉक्टर अनन्या और डॉक्टर अनिकेत ने तो जिंदगी भर डॉक्टर्स की ही पढ़ाई की थी, जिसके कारण उनके पास ज़्यादा बीस्ट नहीं थे और जो बीस्ट थे भी वो हाइब्रिड बीस्ट थे जिन्हें उन्होंने लैब में क्रिएट किया था, इसलिए वो सब उतने ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे। दूसरी तरफ डॉक्टर रंजीत एक बीस्ट टेमर तो थे लेकिन वो लोअर रैंक बीस्ट टेमर थे, वो हाई रैंक बीस्ट टेमर नहीं थे। और तो और उनके पास जितने बीस्ट भी थे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। उसी का रीज़न है कि डॉक्टर रंजीत जूनियर क्लास के बीस्ट टेमर के प्रिंसिपल हैं। आदर्श अग्रवाल, तुम ये बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं अगर ये बात गलती से भी बाहर चली गई तो तुम्हारे साथ क्या होगा। पूरी बीस्ट टेमर ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें ख़त्म करने में लग जाएगी और अगर बीस्ट टेमर ऑर्गेनाइजेशन किसी के पीछे पड़ जाए या फिर डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन किसी के पीछे पड़ जाए तो तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। प्रिंसिपल रंजीत आदर्श अग्रवाल को धमकाते हुए कहते हैं, अगर किसी को पता चले तो ना। यहाँ पर आते ही सारे सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए गए हैं और आने वाले जितने भी सीसीटीवी फुटेज होंगे वो मेरे हिसाब से होंगे, तो तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं फंसूंगा। और हाँ, मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया। आदर्श अग्रवाल इतना कहकर अपने एक बड़े से मोटे से सांड से बीस को बुलाता है और उसके ऊपर बैठ जाता है और अपने सामने का नज़ारा देखने लगता है। इस वक्त आदर्श अग्रवाल शौर्य को ही देखे जा रहा था, लेकिन शौर्य जिसके चेहरे पे डर का नामो निशान नहीं था। ये सीन देखने के बाद आदर्श अग्रवाल थोड़ा हैरान तो होता ही है, लेकिन बस कुछ देर और रुकने के बाद आदर्श अग्रवाल अपने बॉडीगार्ड्स को गन चलाने का ऑर्डर दे देता है। खत्म कर दो इन्हें। आदर्श अग्रवाल जैसे ही सब कोई ऑर्डर देता है उन सबके कान में एक और आवाज़ गूंजती है, अभी।
ये आवाज़ शौर्य की तरफ से आई थी और शौर्य ने ही ये वर्ड यूज किया था, लेकिन कोई भी उसके बात पर ध्यान नहीं देता है और अपने गन को लोड करने के बाद उन सब पहचानने के लिए तैयार हो जाता है। इससे पहले कि उन सभी के बंदूकों से एक भी गोली निकल पाती, काफ़ी सारे जानवर दरवाज़ा तोड़ के अंदर आते हैं और वो सीधे उन बॉडीगार्ड्स पर हमला कर देते हैं। वो बॉडीगार्ड्स इससे पहले कि अपनी गन को उन एनिमल्स पर चला पाते, ऊपर से बहुत सारे छोटे छोटे पक्षी जो बड़ी बड़ी चोंच के साथ तेज़ी से उन बॉडीगार्ड्स के आंख पर अटैक करने लगते हैं, जिसके कारण उन बॉडीगार्ड्स की आंख फूट जाती है और वो कुछ देख नहीं पा रहे थे। तभी एक बॉडीगार्ड जैसे तैसे बचते हुए सीधे डॉक्टर अनन्या, डॉक्टर निकेत और शौर्य के ठीक सामने आ जाता है और उसके हाथ में जो बंदूक थी वो लोडेड थी। वो जैसे ही ये मौका देखता है, जल्दी से वो बॉडीगार्ड अपनी गन को उठाकर शौर्य की तरफ एम करता है और उसे तैयार चलाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इतना ही में उसकी गन चल भी पाती, उस गन के ऊपर एक बिल्ली आके कूदती है और वो बिल्ली सीधे उस बॉडीगार्ड के मुंह को नोचने लगती है, जिसके कारण वो बंदूक चलती तो है लेकिन वो गोलियां सीधे नीचे की तरफ चली जाती हैं, जिसकी वजह से सभी लोग बच जाते हैं। आदर्श अग्रवाल ये सब कुछ होते हुए देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पे भी कोई हैरानी नहीं थी। इतना बड़ा स्कूल है, कोई ना कोई तो बैकअप प्लान होगा ही इनके पास, मुझे लग ही रहा था। लेकिन इतना पिद्दी सा बैकअप प्लान, चलो मैं तुम्हें अपना बैकअप प्लान दिखाता हूँ। ऐसा कहकर आदर्श अग्रवाल अपने अजीब से भैंसे जैसे बीस्ट से उतरता है। तुम लोग ये तो जानते हो कि मैं जिसके ऊपर बैठा हूँ वो बीस्ट है, लेकिन तुम लोग को बचाने जो आया है वो छोटे मोटे जानवर है जो कि म्यूटेट नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये सभी लोग किसी बीस्ट के सामने कुछ भी नहीं है। आदर्श अग्रवाल बेरहमी से उन सबको देखते हुए कहता है। इतने ही में वो जो भैंसे जैसा बीस्ट था तेजी से आदर्श अग्रवाल के पीछे से गायब होता है और तेजी से दौड़ते हुए सारे जानवरों को अपने सींग से कुचलने लगता है। इस वक्त बहुत सारे जानवर उस सांड की वजह से बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे और अब वो सब हिलने के हाल में भी नहीं थे। कुछ छोटे मोटे जानवर और कुछ छोटे मोटे बीस्ट जो वहाँ मौजूद थे, जो कि टीचर्स के पास थे, वो भी उतने ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे कि वो उस अजीब से सांड का मुकाबला कर सके। दूसरी तरफ आदर्श अग्रवाल जो अपने प्लान को सक्सेसफुल होते हुए देख रहा था, वो अपने जगह पर ही हंसने लगता है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे पंगा मत लो। मैं भले ही बीस्ट टेमर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास भी जो मॉन्स्टर्स हैं वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए और किसी को भी ठिकाने लगाने के लिए काफ़ी है। आदर्श अग्रवाल आवाज़ में घमंड के साथ सबको देखते हुए कहता है। वो भैंसा लगातार इस वक्त सबको उड़ाए जा रहा था। बहुत सारे जानवर, उनमें से एक जानवर जो हिरन जैसा दिख रहा था, वो भैंसा उसके पास जाता है और अपनी सींग से उसे आसमान में उड़ा देता है और नीचे गिरते गिरते उस हिरन की पूरी टांगें टूट जाती हैं, जिसकी वजह से सबको अब हिरन के लिए भी बुरा लग रहा था। लेकिन चाहते हुए भी अब वो सब वहाँ कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें बस वहाँ का नज़ारा देखना था और अपनी मौत का नज़ारा भी। तभी वो सारे बॉडीगार्ड्स भी फ्री हो जाते हैं और वो लोग अपने जगह पे खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे का चेहरे को देखने लगते हैं। एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो बेवकूफो, मारो इन्हें। आदर्श अग्रवाल जल्दी से उन बॉडीगार्ड्स को कहता है, जिसके कारण वो बॉडीगार्ड्स जैसे किसी नींद से जागते हैं और फिर वो बॉडीगार्ड्स अपने गन को सीधे शौर्य, अनन्या और अनिकेत की तरफ कर देते हैं। इस वक्त शौर्य के चेहरे पे डर साफ देखा जा सकता था। ओह नो, ये प्लान भी फेल हो गया, शौर्य मन ही मन कहता है। इतने में ही उन गन्स की आवाज़ वहाँ गूंज आती है। शौर्य, अनन्या, अनिकेत, प्रिंसिपल रंजीत सभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन बहुत देर बीत जाने के बाद भी उन्हें महसूस होता है कि उनके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है। उन्हें दर्द महसूस नहीं हो रहा था। तभी वो लोग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं। तभी उन्हें अपने सामने एक बड़ी सी चीज़ दिखती है, जिसे वो ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। वो लोग उस बड़ी सी चीज़ को देखने के लिए थोड़ा पीछे होते हैं, जहाँ पर उन्हें ये दिखता है कि जिस चीज़ ने बीच में आके उनकी जान बचाई थी वो एक बहुत बड़ा शेर था। और ये शेर देखने में हूबहू उसी शेर जैसा लग रहा था जिससे शौर्य और अनन्या की फाइट हुई थी। लेकिन ये शेर उससे काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली दिख रहा था और उसकी बॉडी भी और उसकी मस्कुलर बॉडी भी उस वाली शेर से ज़्यादा खतरनाक दिख रही थी। तभी उन्हें उस शेर के ऊपर एक स्मार्ट सा लड़का बैठा हुआ दिखता है, जो कि इस वक्त शौर्य और बाकी सब लोगों को देख रहा था। हे ये तो हमारे सीनियर्स में से एक है ना। तो ओह नो, हमारे सीनियर हमें बचाने आ गए। काफ़ी सारे स्टूडेंट इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और वो खुशी में चिल्लाने भी लगे थे। तभी वो जो लड़का उस शेर के ऊपर बैठा हुआ था वो उतरता है और आदर्श अग्रवाल को बेरहमी भरी नज़रों से घूरने लगता है। तुम क्या कह रहे थे? मैंने ठीक से सुना नहीं। तुम शायद ये कह रहे थे कि तुम यहाँ पर सबको मार दोगे, सारे सबूत मिटा दोगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा।
क्योंकि तुम इतने बड़े डॉन हो। उसके बाद वो लड़का ताली बजाने लगता है और हंसने भी लगता है। फिर मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम हमारे जूनियर्स को इस लेवल तक तंग कर रहे हो। जूनियर्स को तंग करने का अधिकार सिर्फ सीनियर्स के पास होता है, ये तुम्हें पता नहीं है क्या? वो लड़का आदर्श अग्रवाल को देखते हुए कहता है, सुन लड़के, अपनी औकात मत भूल, तू शायद जानता नहीं है मैं कौन हूँ। आदर्श अग्रवाल इतना कहकर अपने उस भैंसे को ऑर्डर देता है, जिससे वो भैंसा तेजी से दौड़ते हुए उस लड़के की तरफ बढ़ने लगता है। वो लड़का अपने जगह से हिलता भी नहीं है और उस भैंसे को एक ही हाथ से रोक लेता है और उसके सर पे जोरदार पंच मारता है, जिससे वो भैंसा हल्की सी आवाज के साथ वहीं नीचे बेहोश होकर गिर जाता है। उस लड़के की इस पावर को देखने के बाद सभी लोग गौर से उस भैंसे को देखने लगते हैं, जिसके सर के ऊपर एक बहुत बड़ा घाव आ गया था और उसमें से खून तक निकल रहा था। इतनी पावर, ये सच में हमारे सीनियर्स कहलाने के लायक है। काफी सारे स्टूडेंट्स सीनियर्स की पावर को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड थे। इससे वो लोग मन ही मन कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इससे बड़े बड़े हुक्म के इक्के हैं। वो लड़का आदर्श अग्रवाल को देखते हुए कहता, किसने कहा? आदर्श अग्रवाल हंसते हुए कहता है और फिर उसके जितने बॉडीगार्ड्स थे वो सभी लोग बंदूक लेकर उस लड़के पे एम करने लगते हैं। तभी उन लोग की बंदूक की गोली निकलती है और फिर वो गोली इससे पहले कि उस लड़के को लग पाती, उस लड़के के आगे भी वही टाइगर आकर उन्हें डिफेंड कर लेता है और वो गोली उस टाइगर के ऊपर लगकर सीधे नीचे गिर जाती है। तभी वो लड़का हंसते हुए आदर्श अग्रवाल को देखता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास ही सिर्फ हुक्म के इक्के हैं? मेरे पास भी हुक्म के इक्के हैं, लेकिन शायद उनकी पावर सहने लायक तुम नहीं हो। इससे अच्छा यही होगा कि यहाँ से चले जाओ। मैं एक प्रोफेशनल बीस्ट टेमर हूँ और इन सब का सीनियर भी हूँ। उस हिसाब से मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं तुम्हारे पूरे साम्राज्य को ही खत्म कर सकता हूँ। उस लड़के की इस धमकी को सुनने के बाद आदर्श अग्रवाल उस लड़के को गौर से देखने लगता है। तुम्हें अपने ताकत पे बहुत ज्यादा घमंड है ना, इस घमंड को तोड़ने के लिए मैं जरूर आऊंगा। आदर्श अग्रवाल जैसे ही ये कहता है, वो लड़का अपने शेर को एक इशारा करता है, जिसके कारण वो शेर आगे आकर एक बहुत बड़ी दहाड़ निकालता है। तभी उस दहाड़ को सुनने के बाद उस आदर्श अग्रवाल के जितने बॉडीगार्ड्स थे वो दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। और अब आदर्श अग्रवाल, जो कि शेर को देख के बिना डरे वहीं खड़ा था, वो शेर उसके तरफ तेजी से बढ़ने लगता है और ना चाहते हुए भी आदर्श अग्रवाल को भी वहां से डरकर और गिरते पड़ते भागना पड़ता है। इस वक्त आदर्श अग्रवाल को भागता हुआ देखकर सभी लोग उसे देखकर हंस रहे थे। आदर्श अग्रवाल अपने दांत पीसता है, तुम्हें घमंड देना अपनी ताकत पे, जल्दी मिलेंगे। इतना कहकर आदर्श अग्रवाल वहां से तेजी से भाग जाता है। लेकिन अब भी उस लड़के के चेहरे पे एक भी एक्सप्रेशन नहीं आया था। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब उसका रोज का काम हो। इतना कहने के बाद वो लड़का श्योर और उनके दोस्तों के पास जाता है। आप सभी लोग ठीक तो है ना? प्रिंसिपल, आप ठीक तो है ना? वो लड़का श्योर और बाकी सबको देखते हुए और फिर प्रिंसिपल को देखते हुए कहता है, हाँ मेरे बच्चे, सब लोग ठीक है। वैसे काफ़ी दिनों बाद मिले हो और काफ़ी बड़े भी हो गए हो। सीनियर्स लेवल के स्कूल में जाने के बाद तो हमसे मिलने आते भी नहीं थे, आज क्या हो गया? प्रिंसिपल रंजीत उस लड़के को देखते हुए कहते हैं, वो एक्चुअली मैंने सुना कि यहाँ पर किसी लड़के ने न्यूरो को जनरेट किया, वही 15 साल की उम्र में। इसे प्रिंसिपल ने मुझे उससे मिलने के लिए भेजा। वैसे क्या आप मुझे उससे मिलवाएंगे नहीं? वो लड़का हल्की सी स्माइल के साथ प्रिंसिपल को देखते हुए कहता है, अरे हाँ बाबा हाँ, तुम्हें क्यों नहीं मिलवाऊंगा। उसके बाद वो प्रिंसिपल सबको उस लड़के से इंट्रोड्यूस कराते हैं। इस लड़के का नाम आदित्य है और ये सीनियर्स क्लास का। इससे पहले कि वो प्रिंसिपल और भी कुछ कह पाता, सारे बच्चों में बातें चालू हो जाती हैं। आदित्य, ये नाम तो कहीं सुना सुना लग रहा है। ये एक मिनट, इस आदित्य की तो टीम है, इस आदित्य की टीम वही है ना जो सीनियर्स की क्लास में टॉप 10 रैंक में आता है? इसकी टीम पूरी टॉप 10 रैंक में आती है, समझ लो। और तो और इसमें हजारों टीम है, उसमें से टॉप 10 रैंक। काफी सारे बच्चे इस वक्त लगातार उस आदित्य नाम का लड़के को देखे जा रहे थे, जिसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। लेकिन इस वक्त वो श्योर को देखे जा रहा था, क्योंकि प्रिंसिपल ने उसे श्योर से इंट्रोड्यूस करा दिया था। वैसे श्योर, मेरे आने से पहले मैंने देखा था कि तुम उन एनिमल्स को कंट्रोल कर रहे थे, है ना? मानना पड़ेगा, एक साथ इतने सारे एनिमल्स को कंट्रोल करना वाकई बहुत काबिल तारीफ है। आदित्य के इस बात को सुनने के बाद जो भी बच्चे इस वक्त वहाँ खड़े थे वो अपनी ही जगह जम जाते हैं। क्या उन एनिमल्स को श्योर ने कंट्रोल किया था? लेकिन एक साथ एक एनिमल को कंट्रोल किया जाता है?
ये तो उनसे बिना बात करे उन्हें कंट्रोल कर रहा था, लेकिन कैसे? काफी सारे लोग इस वक्त बहुत ज्यादा शॉक्ड थे, जिसके कारण वो इस वक्त शौर्य को ही देखे जा रहे थे। कोई बात नहीं शौर्य, मैं जानता हूँ तुम बहुत समय से इन सारे एनिमल्स को बहुत सारे खाने ऑफर कर रहे हो, जिसके कारण ये तुम्हारे पालतू बहुत पहले ही बन गए थे, लेकिन तुमने ये बात किसी को पता नहीं चलने दी, और अब ये तुम्हारे बहुत काम आया। इतना क्या कर आदित्य शौर्य के कंधे को थपथपाता है, और फिर उससे मिलने के बाद और उससे और भी बहुत सारी बातें करने के बाद वहां से जाने लगता है। शौर्य इस वक्त आदित्य को जाते हुए देख रहा था। फिर शौर्य उसी के उस बड़े से लाइन को देखता है जो कि इस वक्त आदित्य के पीछे पीछे जा रहा था। शौर्य बस उस लाइन को देख के मन ही मन सुनो। शौर्य जैसे ही मन में इन सारी वर्ड्स को दोहराता है, वो लैंड घूमकर शौर्य को देखने लगता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उस लैंड की ताकत को देखने के बाद शौर्य समझ गया था कि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, और इस वक्त वो लैंड शौर्य के ठीक सामने आ गया था। तो शौर्य उस लैंड को अपने इतने सामने देख थोड़ा डर भी रहा था। वो शौर्य को हल्का सा लिक करता है और फिर वहां से जाने लगता है। आदित्य भी ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान था। मानना पड़ेगा शौर्य, मेरे बाद तुम पहले हो जिसने मेरे ड्रैगो को इतना ज्यादा इम्प्रेस किया है। वैसे अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। और शौर्य जल्दी मिलेंगे। सीनियर लेवल पे काफी सारे लोग हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं। अब सीनियर लेवल के प्रिंसिपल वो भी तुमसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस है और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझे तो लगा था कि तुमने गलती से नीरो कोड जनरेट कर लिया है जोश जोश में आकर। अपनी बहन का नाम खराब होता हुआ देखकर तो कोई भी पागल हो जाए, इसलिए मुझे लगा कि तुमने अपने नीरो कोड को ऐसे ही जनरेट कर लिया होगा गुस्से में आकर। लेकिन जब मैं यहाँ आया और जब मैंने देखा कि तुम एक साथ इतने सारे एनिमल्स को कंट्रोल कर पा रहे हो, तो मुझे पता चला कि तुम में जरूर कुछ ना कुछ तो बात है। लेकिन शौर्य, तुम कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो जाओ, अपने ऊपर कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि भले ही यहाँ पर तुम्हारे बराबरी का कोई नहीं है, लेकिन सीनियर्स लेवल पे तुम्हारे जैसे बहुत हैं जो कि अकेले ही 4-4 बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए मैं तुम्हें पहले वार्न कर रहा हूँ, वरना जिस दिन तुम सीनियर्स लेवल के लोगों के बीच आओगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आदित्य शौर्य को कहता है, आप घबराइए नहीं, मैंने बहुत कुछ सहा है, तो क्या अब आपको लगता है कि मैं अपने ऊपर घमंड करूंगा? शौर्य कैजुअली आदित्य को देखकर कहता है, ठीक है शौर्य, सीनियर्स लेवल पे मिलते हैं। उसके बाद आदित्य अपने बड़े से लाइन पे बैठकर वहां से तेजी से चले जाता है।